और अब हम लोग यहाँ से करेंगे। थर्ड हमने प्रिंसिपल्स कर लिया था, अब ये फोर्थ है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द कोर एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज इट्स अनफ्लिंचिंग फेथ इन द पॉलिटिकल सॉल्यूशन एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो कहने का मतलब है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का जो एक कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि भारत जो एक शांति प्रिय देश है और भारत का खुद भी किसी कंट्री के साथ बाई चांस अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का किसी दूसरे के साथ या कहीं कुछ भी ऐसा माहौल बनता है डिस्प्यूट का, लड़ाई झगड़ा का, तो भारत का यही स्टैंड रहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी चीज का समाधान निकले। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इंडिया हैज प्लेड लीडिंग रोल इन द रिजोल्यूशन ऑफ कोरियन कॉन्फ्लिक्ट एंड सपोर्टेड नेगोशिएटेड settlement of Palestine issue, Kashmir problem, border problems with neighboring countries and other such disputes and problems. तो इसी तर्ज पे इंडिया जो है कोरियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जो उसमें भी इंडिया ने यही स्टैंड लिया था कि शांति समाधान से बात हो जाए। और पैलेस्टाइन इशू में भी यही स्टैंड था। कश्मीर प्रॉब्लम में भी हम जानते हैं कि हम लोग बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकालना चाहते हैं, हम तो अटैक करने जाते नहीं किसी पे। तो और कोई भी बॉर्डर प्रॉब्लम हो किसी भी कंट्री के साथ, तो हमारा स्टैंड यही है कि बातचीत से ऑन टेबल नेगोशिएशन के समाधान निकल जाए। कहते हैं ना कि कोई भी युद्ध जो है भले ही शुरुआत हो, अगर शुरुआत होती भी है तो जमीन पे, लेकिन जो उसका समाधान या जो रास्ता सॉल्यूशन निकलता है वो टेबल पे ही बैठ के, लास्ट में टेबल पे बैठना ही पड़ता है। तो इंडिया का है कि भाई शुरू में ही बैठ जाओ। थर्ड पॉइंट है, एट प्रेजेंट इंडिया इज इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इरानियन न्यूक्लियर इशू, प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक अपसर्ज इन मिडिल ईस्ट एंड सो ऑन। तो अभी इंडिया जो है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कई जगह जो है, जैसे ईरान का जो अमेरिका ईरान को पसंद नहीं करता है और ईरान जो है न्यूक्लियर अपना उस डेवलप करना चाहता है। तो ये सब जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, थोड़ा क्या बहुत चल रहा है। एक तो नॉर्थ कोरिया है यूएस के लिए प्रॉब्लम, और दूसरा ईरान भी है। और इंडिया का ईरान से जो है तेल के मामले में हो और ये सारी चीजें हैं, तो रिलेशन है, एशिया में पड़ता है ईरान। तो इंडिया यही चाहता है कि शांति से जो है इसका समाधान निकल जाए। चाहे मिडिल ईस्ट में भी देख लीजिए आप, जहाँ भी सीरिया और लीबिया और जितने भी मिडिल ईस्ट में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो इंडिया वहाँ भी चाहता है कि शांति हो जाए किसी भी तरीके से बातचीत करके, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो, हथियार के माध्यम से सॉल्यूशन ना हो। इसमें लास्ट पॉइंट है, इंडिया इज ऑलवेज अगेंस्ट फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। दिस प्रिंसिपल कंटिन्यूज टू बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज पॉलिसी। इंडिया हमेशा से इस बात के फेवर में रहा है कि अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि एशिया में पड़ता है इंडिया, तो जो है या फिर कहीं भी की बात करें, और अगर फॉर एग्जांपल एशिया की बात करें, तो जैसे यूएस कई बार मिलिट्री इंटरवेंशन, कई बार क्या बहुत बार करता है, उसने मिडिल ईस्ट में भी किया और फिर बहुत सारी परेशानी खड़ी हो गई। तो वो इस बात के खिलाफ रहता है कि मिलिट्री इंटरवेंशन जो है, मिलिट्री भेज के कोई भी विदेशी जो कंट्री है और वो मिलिट्री इंटरवेंशन करके जो अगर कोई सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करती है, तो वो और प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। आप देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट में भी यही हुआ। जो ओसामा बिन लादेन का जो था, उसी तरीके से उस केस में भी यही हुआ। तो हथियार उठाना किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है, यही इंडिया मानता है। वो और प्रॉब्लम को जन्म देता है। अमेरिका ने सोचा मिडिल ईस्ट में कि मैं पावर से दबा दूंगा, लेकिन पता चला कि आप कितने कब तक दबाएंगे। आप तो वहाँ यूएस से चल के आ रहे हैं, जो वहीं के लोकल लोग हैं वो तो कभी ना कभी खिलाफत तो करेंगे ही कि जो फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन क्यों हो रहा है, जो सोवरेनिटी है उसकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इंडिया का ये हमेशा से चलता आ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है
और ये जो ट्रेडिशनली क्लासिकल जो प्रिंसिपल्स माने जाते हैं उसमें ये लास्ट पॉइंट है, सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ एंड जस्ट एंड इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज डीप रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ and or the principles of sovereign equality of nations and non-interference in the internal affairs of other nations as espoused by the UN। तो इंडिया का मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ बने होते हैं वो शांति के लिए बने होते हैं, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और इंडिया बिल्कुल करता है। और जैसे एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जो इन सब चीज़ का जो फैसला करता है, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का इंडिया जो है सम्मान करता है, इंटरनेशनल लॉ हो, इंस्टीट्यूशन हो। एंड और द प्रॉब्लम्स ऑफ सोवरेन इक्वालिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ नेशंस। सो अपने जैसे ही दूसरे कंट्री को समझना, अपनी जितनी अपनी इम्पोर्टेंस अपने बराबर ही दूसरे को समझना, उससे उसको नीचा नहीं समझना, ये इंडिया का एक सिद्धांत रहा है। और किसी भी कंट्री का जो इंटरनल अफेयर्स है, जो अपने नागरिकों के साथ किसी कंट्री का जो भी फैसला है, चीजें हैं, तो इंडिया का मानना है कि उसमें इंटरफेरेंस इंडिया खुद भी नहीं करना चाहता और दूसरे कंट्री भी चाहता है कि इंडिया न करे किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस। और ये यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स हैं उसके अनुसार है, ये उसमें भी ये बात लिखी हुई है। तो इंडिया इन सब चीज़ों का सम्मान करता है। सेकेंड है, इंडिया हैज सपोर्टेड द कॉज ऑफ डिसआर्मामेंट परस्यूड बाय द यूएन इन इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ डिसआर्मामेंट परस्यूड बाय द यूएन। यूनाइटेड नेशंस का ये है कि कम से कम हथियार हो वर्ल्ड में, कंट्री जो है कम से कम हथियार रखें तो शांति का ज़्यादा चांस रहेगा, तो इंडिया इस बात को सपोर्ट करता है। In 1988, India proposed a very ambitious program of nuclear disarmament before the UN। 1988 में यूएन के अंतर्गत, यूएन के अंदर इंडिया ने एक प्रोग्राम पेश किया 1988 में। हालांकि दो दिस प्रिंसिपल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द other members of the UN, India stands committed to the cause of universal disarmament even today। तो इंडिया जो है भले ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन इंडिया की छवि ऐसी बनी कि इंडिया का कुल मिला के यही कहना है कि कम से कम हथियार हो विश्व में, डिसआर्मामेंट यानी कि निशस्त्रीकरण। और इंडिया जो है इसके पीछे जो उद्देश्य इंडिया का और एक सिद्धांत है कि कम से कम हथियार हो पूरे वर्ल्ड में ताकि शांति बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज प्लेड अ की रोल इन प्रिजर्विंग वर्ल्ड पीस बाय हेल्पिंग इन द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन यूएन पीस कीपिंग एक्टिविटीज। तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए जो भी प्रयास होते हैं उसमें हेल्प करता है यूएन का। उसमें एक है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। अगर कोई किसी कंट्री जो है, हमने देखा भी था नैम में कि कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज को आज़ाद कराने के लिए इंडिया और नैम ने जो है उस पर इनिशिएटिव लिया, मांग की हर तरीके से, और फिर सक्सेसफुल भी रहे कई केसेस में। तो ये जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है कि अगर कंट्री किसी दूसरे कंट्री को गुलाम बना के रखा हुआ है तो उसको आज़ाद किया जाए, और ये सारी एक्टिविटीज़ में इंडिया शामिल रहता है कि कोई किसी का गुलाम ना रहे। और भी जो है यूएन की और भी एक्टिविटीज़ हैं, पार्टिसिपेशन हो यूएन पीस कीपिंग में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे श्रीलंका में जो भेजने की बात हो पीस कीपिंग फोर्सेस को, चाहे मिडिल ईस्ट में हो। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका में इंडिया ने भेजा था पीस कीपिंग फोर्स भेजा था यूएन के छतरी के तले, और से भी चाह रहा था हेल्प करना। तो लिट्टे की उस समय प्रॉब्लम थी, तो फिर लिट्टे जो है वो इस बात से बहुत खफा था। राजीव गांधी उस समय पीएम थे और उन्होंने डिसीजन लिया था, बाद में राजीव गांधी की लिट्टे ने हत्या कर दी, ये सब हम लोग जानते हैं। तो ये एक घटना हुई थी जो मुझे ध्यान आ रहा था तो मैंने बता दिया। लास्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू मेक द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मोर रियलिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक, इंडिया हैज प्रपोज्ड एंड supported the reform of Security Council and other UN agencies. India is one of the claimants of permanent membership of the Security Council। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था।
जो इसका जस्ट एंड इक्वल ऑर्डर जो लिखा हुआ है टॉपिक में यहाँ पे, तो इंडिया जो है इसके अंतर्गत चाहता है कि जो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें सबको बराबरी का मौका मिले, किसी एक देश का जो है ऐसा मोनोपोली नहीं हो, और उसी के अंतर्गत सिक्योरिटी काउंसिल का जो है चाहते हैं ये लोग रिफॉर्म हो, खासकर वहाँ पे क्योंकि 5 जो है मेंबर्स बहुत पहले से रह रहे हैं, और अब बहुत सारी क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं, इंडिया पावरफुल हो गया है, ब्राज़ील भी चाहता है बनना, और जापान और ये सब है, इनका कहना है कि अब हम भी उस पोजीशन में आ गए हैं, तो हमको भी जगह मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ये प्रयास है रिफॉर्म का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में, और इंडिया खुद भी एक उसमें परमानेंट मेंबर के लिए दावेदार है, जैसा कि मैंने बताया, और भी कई सारे कंट्रीज हैं। तो इसीलिए कि एक जस्ट और इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर हो। एक एक चीज़ है NIEO, ठीक है, मुझे इसमें ध्यान आ रहा है, आप लोग, मैं होमवर्क देती हूँ कि आप लोग इसको पढ़िएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये अभी चल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया हो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। तो हमारा 5 जो क्लासिकल मेन प्रिंसिपल्स हैं वो खत्म हुए। एक जो अभी अपडेट है ये उसको मैं ये बता रही हूँ, पंचामृत, मैंने एक वेबिनार का लिंक भी भेजा था, आई होप कि अगर आप लोगों ने सुना हो तो फायदा हुआ होगा, पंचामृत पे ही था। तो अभी जो मोदी गवर्नमेंट है उनका जो ये इनिशिएटिव है, सरकार को लगता है कि पंचशील और ये सारी चीज़ें जो है पुरानी हो गई हैं, और अभी जो संसार का भी विश्व काफ़ी बदला है, नए नए इक्वेशंस, बैलेंस ऑफ पावर, उसमें भी बहुत चेंज आया है। तो अभी जो नए हालात हैं, नई स्थिति है, इंडिया और मजबूत हुआ है, टॉप टॉप 5 वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो इंडिया की नई स्थिति है मजबूत, उसके अनुसार जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो उसके जो प्रिंसिपल है, उसको जो है रिवाइज पंचशील को खासकर रिवाइज करने की कोशिश की गई है। और ये 2015 में जो बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था, उसमें ये रिपोर्ट लाया गया था। MEA के साइट वगैरह आप लोग को देखना चाहिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मंत्रालय का जो वेबसाइट है, ये सब आप लोग को विजिट करना चाहिए। तो उस पर ऑफिशियली तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पे मान के चला जा रहा है, और नेहरू का जो व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि कोई भी उनकी चीज़ों को पलटना इतना आसान भी नहीं होता है। तो लेकिन ये जो है आप एक तरीके से मान के चले कि ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। 2015 में ये रिपोर्ट लाई गई थी अंदर, जैसा कि मैंने बताया, और ये चल रहा है। ठीक है, तो इसके जो इस पंचामृत के जो फॉरेन पॉलिसी के 5 कॉर्नर स्टोन, मान लीजिए कि किन 5 खंभों पे ये टिका हुआ है, तो क्या कह सकते हैं, सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता। तो उस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें भारत वर्ड यूज़ किया गया है, इंडिया के लिए भारत बार बार किया गया है, और आप लोग जानते हैं बीजेपी का कुछ संस्कृति और इन सब पे एम्फेसिस ज़्यादा रहता है। तो पंचामृत वर्ड में भी वो झलक रहा है। और तो हम आते हैं फर्स्ट इस पे जो है सम्मान। तो कहने का मतलब है इंडिया ऐसा मानता है कि हम भी काफ़ी पावरफुल हो गए हैं। जब आज़ाद हुए थे तो ठीक है, उस समय अपने पैरों पे हम लोग खड़े होने की कोशिश थी और वो सारी चीज़ें, लेकिन अब हम लोग खड़े होके बाकायदा मजबूत हो चुके हैं। इंडिया जो है रीजनल प्लेयर से, मतलब एशिया में सिर्फ लीडरशिप जो है उससे बाहर निकल के ग्लोबल प्लेयर बनने की इच्छा है। तो इन सब जो स्थितियों में तो हमारा सम्मान जो है बढ़ना चाहिए, हमें सम्मान उसी हिसाब से मिलना चाहिए। जैसे आप मोहल्ले में भी देखें कि अगर कोई आदमी है और वो पैसे वाला, थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला हो गया है, गरीबी से होके अमीर हो गया है, तो मोहल्ले में उसका भाव बढ़ जाता है, या फिर वो चाहता भी है ऐसा।
तो वही वाली बात है कि सम्मान, डिग्निटी, कि ठीक है हम रिस्पेक्ट देंगे भी, लेकिन हमें रिस्पेक्ट चाहिए भी, डिग्निटी जो है, ऑनर एंड डिग्निटी, तो सम्मान। सेकेंड पॉइंट है संवाद, यानी कि डायलॉग। तो ये हमेशा से रहा है इंडिया का कि हम लोग डायलॉग, बातचीत करके ही कोई चीज़ का आगे ले जाएंगे, चीज़ों को, सॉल्यूशन हो या कोई भी हो। तो ये अभी भी है कि हम लोग बिल्कुल डायलॉग करेंगे, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे नेबरिंग कंट्री हो हमारा। थर्ड है समृद्धि, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। इंडिया जो है विश्वास रखता है कि अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं या फिर वर्ल्ड में कोई डेवलप्ड है, तो टेक्नोलॉजी और ये सब ट्रांसफ़र, क्लाइमेट चेंज के केस में आप लोग को पढ़ना चाहिए क्या सारी चीज़ें हैं। तो मानना है कि अगर है आपके पास, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि गांधी जी का एक ट्रस्टीशिप थ्योरी है, उसके अंतर्गत उनका मानना है कि कोई अगर किसी जगह पे अमीर व्यक्ति है तो उसको जो अपना धन है वो शेयर करना चाहिए। तो उसी तरीके से ये शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अगर इंडिया, अगर बात करें रीजनल रीजन की, एशिया की, तो अभी जो ये हाइड्रोक्लोरिन HCQ जो दवा है माना जा रहा था कोरोना के समय में, तो उसने मेरे ख्याल से नेपाल को या बांग्लादेश को शायद, ये आप लोग बताइएगा मुझे करेक्ट करके, लेकिन ऐसे ही नेबरिंग कंट्री को उसने फ्री में दिया, बहुत सारा फ्री में भेजा। तो यही है कि अगर समृद्ध हैं तो शेयर करें। सुरक्षा, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो रीजन यानी कि एशिया जिस में आता है इंडिया, तो वहाँ की सुरक्षा, और जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसमें भी जो इंडिया का रोल है, जो कि और उभर के आया है, तो ये सुरक्षा वाला पॉइंट है। और इसमें लास्ट पॉइंट है संस्कृति एवं सभ्यता। तो जो मोदी गवर्नमेंट है, आप जानते हैं बीजेपी का, कि कल्चर पे कितना फोकस है। तो मानते हैं कि हम लोग जो सिविलाइज्ड और जो चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मुझे ध्यान आया, योगा। योगा जो है वो मोदी जी के चलते उसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ये एक फैक्ट है। तो जो संस्कृति एवं सभ्यता है, तो इसके माध्यम से भी फॉरेन पॉलिसी में इसका रोल होगा। तो ये 5 पॉइंट्स है पंचामृत में। तो इसका बेसिकली ये पंचामृत ये है कि जो पहले की हमारी फॉरेन पॉलिसी जो था, पंचशील वगैरह, वो थोड़ा-सा चुपचाप बैठ के देखने वाला और इस तरह से था। लेकिन चूँकि इंडिया, मानना है ऐसा बीजेपी का कि हम लोग मजबूत हो गए हैं, तो अब थोड़ा असर्टिव होके, ऑफेंसिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ असर्टिव होके, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा और हम ऐसे ही सुनेंगे। आप वो वाला केस देख सकते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह की जो घटना है, ये इसको साबित करती है, अफर्म करती है जो हमारी पोजीशन को, कि ऐसे नहीं कि हमें कोई भी ऐसे ही कुछ भी जो है हम सिर्फ चुपचाप देखेंगे। तो नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अब ज़्यादा असर्टिव हो गई है। तो यही है पंचामृत के तहत। ठीक है, आप लोग को अगर समझ में भी आ रहा है तो चैट में लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ कैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। किसी ने लिखा है चैट में कुछ मैसेज, समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो सिलेबस जब देखेंगे आप लोग, सिलेबस अगर किसी को भी चाहिए होगा तो मुझे ग्रुप में बताइएगा, मैं भेज दूंगी। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर किसी को ज़रूरत हो वाकई तभी देनी चाहिए, सिर्फ ऐसे ही देने से उस चीज़ की वैल्यू भी लोग नहीं करते हैं। तो अगर सिलेबस चाहिए होगा तो मुझे कोई भी मैसेज डाल देंगे ग्रुप में, मैं डाल दूंगी। तो आई होप कि सिलेबस अगर आप देखें तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी कैसा हो। ठीक है, जैसे मोहल्ले में भी देखें, मैं समझाने के लिए बार बार ये एग्जांपल देती हूँ कि कोई परिवार है, एक घर है, तो
वो कैसा व्यवहार रखेगा, जो फॉरेन मोहल्ले में कैसा व्यवहार रखेगा, डिपेंड करता है कि परिवार के अंदर कैसा चल रहा है, उस मोहल्ले का क्या इक्वेशन है, डायनेमिक्स है, ठीक है, और उस घर का जो मुखिया उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो उसी तरीके से वर्ल्ड के सिनेरियो पे भी यही मोटा मोटी चीज है, ठीक है। चैट में किसी ने कुछ लिखा है, ठीक है, ये मैसेज जरा ग्रुप में डाल दीजिएगा सिलेबस का, ठीक है, तो मुझे याद आ जाएगा, मैं उस वक्त भेज दूंगी। पंचशील या पंचामृत के नाम से जाना जाएगा। मैं देखिए रिवाइज किया गया है, और पंचशील जो है ये नहीं, पंचशील का जो है उसका पिलर्स अलग था, इसका जो मैंने बताया जिन चीजों पे टिका है वो 5 अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको जो है उसमें उसी चीज को नाम नया रख दिया गया, ऐसा नहीं है। तो अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं। तो उसी तरह से इंडिया के केस में भी यही है कि कैसा होगा फॉरेन पॉलिसी। तो वो एक्सटर्नल, इंटरनल और पर्सनालिटी। एक्सटर्नल जो है कि इंडिया के बाहर कैसी स्थिति है उसके अनुसार फॉरेन पॉलिसी को उसके अनुसार चलाना पड़ता है। इंटरनल देश के अंदर कैसे हालात हैं, चीज़ें हैं, उसको डोमेस्टिक भी बोलते हैं। और जो थर्ड डिटर्मिनेंट है वो पर्सनालिटी, जो लीडरशिप है उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इंट्रोड्यूस इसलिए कर दिया कि आप लोग जो है इसको क्लास के पहले थोड़ा खुद से भी पढ़ें, ठीक है। तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप लोग को, इधर से प्रोसेस कर रही हूँ, आप लोग जो है खुद को अनम्यूट कीजिए। बताइए, समझ में आया? यस मैम। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, जैसे कि इंडिया का कहना है कि हथियार रखते हैं तो शांति भंग होती है। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। बोल रही हूँ मैम। हाँ हाँ, अब आ रही है। जैसे कि इंडिया का कहना है कि हथियार रखने पे शांति भंग होती है, हाँ, और यूएनओ के द्वारा कहा गया है कि अगर ये हथियार रखा जाए तो सुरक्षित रहता है कोई भी देश, तो उसको इंडिया सपोर्ट भी कर रही है। यूनाइटेड नेशन ने कब कहा कि हथियार रखिए? यूनाइटेड नेशन ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो शायद मुझे सुनने में मिस्टेक हो गया था मैम। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि वो डिसआर्मामेंट चाहेंगे, पीएन बीटी हो, सीएन बेटी, ये सब जो भी है, एनपीटी, ये सब जो है कोशिश जो है उसमें यूएन भी है और चाहता है कि वर्ल्ड में कम से कम हथियार हो। तो ऑफिशियली तो यही है। बाकी जो हथियार बेचने खरीदने का जो वो अलग पॉलिटिक्स और गेम है। जैसे ये कहा जाता है कि यूएस कभी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कश्मीर का, ठीक है, नहीं तो फिर उसका हथियार खरीदेगा कौन? मान लीजिए कश्मीर इशू खत्म हो जाए और शांति से दोनों देश रहने लगे, तो जो हथियार बनाने वाले देश हैं उनसे हथियार खरीदेगा कौन? उसका डिमांड गिर जाएगा। तो भले ही ये यूएस कहता है कि लेकिन अंदर अंदर ये सारी चीजें, तो ये सब पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। हम लोग अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। तो कोई भी चीज का थ्योरेटिकल होता है एस्पेक्ट और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। तो प्रैक्टिकल मैंने ये बताया। थ्योरेटिकल तो हमेशा यही सब चाहेंगे ना, कहेंगे कि हाँ हाँ हम चाहते हैं कि कम से कम हथियार हो, विश्व में शांति हो, ये सारी चीजें है कि नहीं। तो ये यूएन ने कभी नहीं वैसा कहा, कह ही नहीं सकता है। और कोई सवाल दूसरे को कोई पूछिए। और किसी का कोई सवाल नहीं है एनआईईओ क्या है मैम? क्या? एनआईईओ क्या है? नहीं समझ में आया। वो मैंने कहा खुद से पढ़ना है, बस मैंने नाम एनआईईओ लिख दिया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, वो खुद से पढ़ना है कि क्या है।
ठीक। और मैंने एक होमवर्क दिया था, मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया। हालांकि ग्रुप में कई लोगों ने पूरा डीपीएसपी लिख के दिखा दिया, अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा था कि किसके अंतर्गत आता है इंटरनेशनल पीस, तो उसका आंसर है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 के तहत वो आता है जो मैंने सवाल पूछा था। अलग से मुझे किसी ने बताया नहीं, तो खैर। और किसी का कोई सवाल? नहीं है तो आज का ओवर करें। ओके मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू।